माँ सरस्वती को नमन करते हुए नमस्कार विद्यार्थियों। तो आप रोजाना क्लास ले रहे होंगे और लेते रहिए, ठीक है। और क्लास अगर आपको अच्छी लगे, या आपको नहीं लगे तो आपको क्या करना है आपको पता है, ठीक है। ये नहीं कि कुछ भी नहीं करना है, अच्छे लगे तो क्या करना आपको, बुरी लगे तो क्या करना आपको, यानी कि ठीक नहीं लगे तो आपको, ठीक है, वो समस्या और कोई समस्या है तो उसका भी आपको पता है क्या करना होता है, ठीक है। तो देखिए पिछली कक्षा में हम पढ़ रहे थे किसके बारे में, हम रदरफोर्ड जी को भूल चुके हैं, केर्केगार्ड पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये तो होती है परंपरा, आप जितना पढ़ोगे उतना भूल जाते हो। तो इस समस्या का समाधान ये है, इस समस्या का, जैसे मेरे को लग रहा है कि आप उस जे थॉमसन को तो कभी नहीं बोलोगे, जे थॉमसन को तो कभी नहीं बोलोगे, लगभग साल में 1 या 2 बार तो अवश्य आपको याद आएगा। कैसे? जब भी आप इसका उपयोग करो, कहने का मतलब वहां पे मदिरा है, तरबूज है, इसका उपयोग करिए, नहीं खाओगे, ठीक है, उस समय आपको याद आएगा, ठीक है। अब रही बात यहाँ पर रदरफोर्ड की, किसकी बात रही, रदरफोर्ड की। तो रदरफोर्ड को किसके साथ जोड़ना आपको, ये आपको बताना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा बहुत। उसके बाद में हमने थोड़ा बहुत पढ़ा था, क्या, मैक्सवेल पढ़ा था, ठीक है। तो थोड़ी बहुत विद्यार्थी की समस्या आ रही है कि मैक्सवेल को अच्छी तरह नहीं समझ पाया, वो देख लीजिए आप। मैक्सवेल को वापस रिपीट कर रहा हूं यहाँ पे। रदरफोर्ड की क्या कमी थी, रदरफोर्ड एक तो परमाणु की स्थायित्व के बारे में नहीं बता सका था, और एक कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन के बारे में अधिक जानकारी नहीं दे सका। अड़ी बात समझ में। अब देखो कि मैक्सवेल आता है उसके बाद में, तो मैक्सवेल के अनुसार ये है कि ये तो क्या आपका नाभिक है और ये है आपका इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब मैक्सवेल कहता है, मैक्सवेल का कहना क्या है, मैक्सवेल का कहना यह है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, यानी गतिशील है, इस कक्षा में इस प्रकार घूमता है, इस प्रकार गतिशील है, तो इसकी ऊर्जा में क्या होगी, कमी होगी। ये कौन बोल रहा है, मैक्सवेल बोल रहा है, ठीक है। मैक्सवेल ने अपना बीच में अपनी टांग फाड़ी बीच में, ठीक है। तो अब इस मैक्सवेल के अनुसार जब इस मॉडल को देखा गया, तो अब क्या होगा कि अंत में जब इसके इस प्रकार चक्कर लगाएगा, तो अंत में क्या होगा, ऐसे धीरे धीरे क्या होगा, अगर इसे बनाए ऐसे, तो अंत में नाभिक में इस प्रकार समझ आएगा, इस प्रकार नाभिक में समा जाएगा। ये मैक्सवेल के अनुसार, मैक्सवेल कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन जब गति करता है, इलेक्ट्रॉन जब अपनी कक्षा में गति करता है तो उसकी ऊर्जा में क्या होती है, कमी होती है, और ये कमी होगी तो कहने का मतलब क्या होगा, अंत में क्या होगा, ये नाभिक में समा जाना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं होता, ठीक है। कोई दिक्कत किसी समझ में, कोई समस्या? उसके बाद में कमी मैंने बताया कि आपको एक स्पेक्ट्रम के बारे में नहीं बताया था, और एक क्या बताया था आपको बताऊं, इसमें कि इसके पास अगर एक इलेक्ट्रॉन है, जैसे मान लीजिए इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया, मैक्सवेल को इलेक्ट्रॉन दिया गया, ये हमारा रदरफोर्ड को इलेक्ट्रॉन दिया गया, बताओ इस इलेक्ट्रॉन को आप कौन सी कक्षा में भरोगे, तो उसके सामने क्या होगा, दोनों के सामने ये समस्या थी, और मुख्य समस्या मैक्सवेल की, ठीक है। अब आता है उसके बाद में हमारा अगला जो सिद्धांत है आपके सिलेबस का लास्ट सिद्धांत है, वो आता है, कौन आता है, नील्स बोर। कौन आ रहा है, नील्स बोर की बात करिए यहाँ पर। नील्स बोर की परिकल्पना, नील्स बोर की परिकल्पना, ठीक है। नील्स बोर कब की बात है, नौजवान लगभग 2 साल बाद में आता है, किसके, नौजवान किसके, 2 साल बाद में आता है रदरफोर्ड की। रदरफोर्ड 11 में आता है, तो लगभग किसकी 13 के आसपास इसको इस सन में आता है, ठीक है। इसका जो सिद्धांत था, इसका जो सिद्धांत बना गया, नील्स बोर ने पहली बात तो क्या किया कि जैसे रदरफोर्ड की कमी को इसने देखा, ठीक है, मैक्सवेल की कमी को देखा इसने, ठीक है, इनकी कमियों को देखी उसने अपना सिद्धांत चिपका दिया, यानी अपनी कुछ धारणाएं थी, वो कितनी थी, उसकी 7 बातें थी। अब इसने जो सिद्धांत दिया वो आपकी भौतिकी क्वांटम पे आधारित है, किस पे आधारित है, भौतिकी क्वांटम पे आधारित है। यहाँ पे देखिए नील्स बोर की जो परिकल्पना है
वो आपकी भौतिक क्वांटम, या हम कहेंगे यहाँ पर है भौतिकी क्वांटम, क्या रहेगा आपका क्वांटम, ये क्वांटम की बात करें, भौतिकी क्वांटम पर आधारित है। इस बात का ध्यान रखना है, भौतिकी क्वांटम। क्वांटम का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए एक तो ऊर्जा यहाँ पे जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ऊर्जा निकाला, इस प्रकार ऊर्जा निकाला, ठीक है, और एक यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पैकेज के रूप में ऊर्जा निकाले, एक ऊर्जा का पैकेट ये है, एक ऊर्जा का पैकेट ये है, एक ऊर्जा का पैकेट है, वो कहलाता है हमारा क्वांटम कहलाता है। आई बात समझ? तो इससे कहते हैं ऊर्जा का एक पैकेट क्या रहेगा हमारे यहाँ पर अकॉर्डिंग टू सिलेबस या अकॉर्डिंग टू लेवल के अनुसार हम कह सकते हैं कि ऊर्जा का एक पैकेट होता है वो आपका क्वांटम कहलाता है, ठीक है। अब देखते हैं नील्स बोर को। नील्स बोर ने, किसने, नील्स बोर ने अपना प्रयोग कौन से तत्व पे किया था, कौन सी एलिमेंट पे किया था, हाइड्रोजन, इस पे हाई और आपका ये ड्रोजन, इस हाइड्रोजन पे अधिकतर उसने अपना प्रयोग किया था, अपना एक्सपेरिमेंट किया था, इसकी जो परिकल्पना थी वो हाइड्रोजन वाले एटम पे आधारित है, ठीक है। आई बात समझ में? हाइड्रोजन वाले एलिमेंट की बात करते हैं, तत्व पे आधारित है, ठीक है। कहने का मतलब है कि अधिकतर जो उसने धारणाएं दी वो हाइड्रोजन को आधार मान के दी, हाइड्रोजन को आधार मान के दी, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। अब देखिए उसके बाद में से पहली उदाहरण कौन सी बताएंगे। देखिए पहली उदाहरण यहाँ पे चिपका रहा हूं, देखना सभी दिख रहा है सभी को, देखिए ध्यान से। उसने क्या कहा कि यहाँ पे परमाणु के केंद्र में यहाँ पे क्या होता है, लवण, ठीक है। परमाणु के केंद्र की बात करें, किसकी बात करें यहाँ पे, परमाणु के केंद्र की बात करें यहाँ पर, देखो यहाँ पर यह है पहली उदाहरण। देखते हैं 7 उदाहरण है, कितनी पढ़ेंगे इसकी, 7 बातें थी, कितनी बातें थी लगभग यहाँ पे इसकी 3 और लगभग 7 बातें पढ़ेंगे, ध्यान से समझना है। पहली बात ये कह रहा है कि परमाणु के केंद्र में क्या होता है, नाभिक होता है। क्या होता है, परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है। कहां पे होता है, अगर आपसे पूछें कि जैसे ऐसे बताओ, आपके शरीर आपकी बॉडी का नाभिक कहां पर है, नाभिक कहां पर आप, तो आप कहेंगे कि सर लगभग हमारे पेट के आसपास क्या हमारा नाभिक है। तो आप नाप के देखना कि ऊपर नीचे लंबाई के समान होती है, तो लगभग क्या होगी, समान रहती है। आई बात समझ में? तो हम उसी नाभिक की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो परमाणु वाला नाभिक है जो क्या होता है उसके केंद्र में होता है, ठीक है। और इस केंद्र में धनावेशित भाग होता है। क्या होता है, धनावेश, नाभिक में धनावेश भाग प्रोटॉन होता है। क्या होता है आपका, प्रोटॉन होता है। आई बात समझ में? क्या होता है, परमाणु के केंद्र में नाभिक की बात करते हैं, नाभिक में क्या होता है आपका धनावेश, और यहाँ पर जैसे आपका एक परमाणु है, ठीक है, और ये क्या मान रहा है, इसको नाभिक मान रहा है, और इस नाभिक में क्या मान रहा है, ये प्रोटॉन मान रहा है। क्या मान रहा है, प्रोटॉन मान रहा है। आई बात समझ में? कोई दिक्कत किसी को इसमें? ये तो पीछे वाली बातें रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात देखिए यहाँ पर, दूसरी बात क्या है इस नौजवान की, इस नौजवान ने दूसरी बात बताई कि ये जो यहाँ पर थोड़ा परमाणु डायग्राम मोटा बना रहा हूं, मोटा, ये भाई थोड़ा बहुत इसको मैं कर लेते हैं। ये इसने बताया कि नाभिक के चारों ओर, नाभिक के चारों ओर क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन वर्ताकार रूप से क्या करते हैं, गति करते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, वर्ताकार रूप से गति करते हैं, और इन गति करने वाले स्थान को उन्होंने क्या कहा, कक्षा या कोश या ऊर्जा स्तर कहा। क्या कहा इसने, उप ऊर्जा स्तर उसने बताया। क्या बताया उसने, यहां पर शॉर्टकट लिख रहा हूं, क्या नाम दिया, कक्षा या कोश, ठीक है, और या यहाँ पे उप ऊर्जा स्तर क्या रहेगा आपका, ऊर्जा स्तर में। किसको नाम दिया, नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन जहां पर गति करते हैं, गति करने वाले स्थान को, गति करने वाले जहां पर, ये जो आपको वर्ताकार दिख रहा है, जो ये है, ये दिख रहा है आपको,
तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इसमें गति कर रहा है, इसमें गति कर रहा है, इसमें गति कर रहा है, तो सभी क्या आपकी कक्षाएं हैं, क्या आपकी सभी, इस सभी को हम कक्षाएं कहेंगे, लेवल। ठीक है, कितनी बात होगी बताओ, यहाँ पर देखिए हमारी 2 बात होगी, कितनी होगी, 2 बात होगी। अब देखो तीसरी बात कौन सी इसकी, तीसरी बात देखो ध्यान से। अब इसने ये बात को लगभग पीछे की बातें हैं लगभग, यानी रदरफोर्ड ने भी कह दी थी ना, आप कहेंगे कि सर रदरफोर्ड की बातों क्यों बता रहे हैं इसमें, तो ये थोड़ी कि रदरफोर्ड ही पूरा ही गलत है, रदरफोर्ड थोड़ा बहुत गलत है। क्या है रदरफोर्ड, थोड़ा बहुत गलत है। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि रदरफोर्ड क्या है, थोड़ा बहुत गलत है, इतना गलत नहीं है। तो उसने तीसरी बात ये बताई, ये जो कक्षाएं हैं, जो यहाँ पर परमाणु की चारों तरफ जो कक्षाएं पाई जाती हैं, उन कक्षाओं को यहाँ पर उसने किससे प्रदर्शित किया, एन से प्रदर्शित किया। किससे प्रदर्शित किया, एन से प्रदर्शित किया। और यहाँ पर एन का मान 1, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार कुछ हो सकता है। ठीक है, इसे यहाँ पे संरचना देखिए आप, यह आपका क्या है, ये नाभिक आएगा, यहाँ पे 1, 2 और आपका 3, कितने हो गए आपके 3। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये कह रहा है कि यहाँ पर n का मतलब 1, 2, 3, 4, 5, कहने का मतलब इसका हो जाएगा K, L, M, N और आपका O। आई बात समझ में, K, L, M और आपका, यहाँ पर जब n का मान 1 होगा, n का मान 1 होगा तो कौन सी कक्षा आएगी हमारी, यहाँ पे K कक्षा आएगी। कौन सी आएगी आपकी, K कक्षा। ठीक है, जब n का मान कितना होगा, 2 होगा तो कौन सी आएगी आपकी, L कक्षा आएगी। ठीक है, और जब n का मान कितना होगा, 3 होगा तो कौन सी कक्षा आएगी हमारी, M कक्षा आएगी। जब n का मान कितना होगा, 4 होगा तो कौन सी कक्षा आएगी आपकी, N कक्षा आएगी। और जब यहाँ पर और कक्षा बनाई, ठीक है, जैसे एक और बना दी मैंने यहाँ पर, तो यहाँ पर जब n का मान 5 होगा तो कौन सी कक्षा आएगी आपकी, O कक्षा आएगी। ठीक, अब विद्यार्थियों के सामने समस्या खड़ी हो रही है, क्या सर आगे भी हो सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल हो सकते हैं, परंतु देश के नौजवानों लगभग 5 लगभग 7 पे क्या होते हैं, हमारी जो 118 तत्व हैं वो पूरे लगभग इन कोषों में आ जाते हैं। ठीक है, लगभग जो 118 तत्व हैं वो क्या होते हैं, लगभग हमारे 5 या 7 के आसपास के होते हैं, हमारी इन कक्षाओं में आ जाते हैं। तो हम मुख्य रूप से यहाँ पर 5 तक ही यहाँ पर पढ़ते हैं। ठीक है, अवसान ये कि वहां पर इसकी और इसी चर्चा कर लेंगे, परंतु यहाँ पर इसकी तीसरी बात कौन सी थी, उसने बताया कि जब परमाणु के चारों तरफ जो कक्षाएं पाई जाती है उन कक्षाओं को उसने n से प्रदर्शित किया। n का मान जब 1 होगा तो कौन सी कक्षा आएगी आपकी, k वाली कक्षा आएगी। ठीक है, और यहाँ पर जब n का मान 2 होगा तो कौन सी कक्षा आएगी बताओ, यहाँ पर L कक्षा आएगी। जब n का मान 3 होगा तो कौन सी कक्षा आएगी आपकी, M कक्षा आएगी। और जब n का मान 4 होगा तो कौन सी कक्षा आएगी आपकी, जब n का मान 4 तो यहाँ पे आपकी कौन सी L कक्षा आएगी। जब n का मान 4 होगा तो कौन सी आएगी, देखो यहाँ पे छोटा n है, यहाँ पे बड़ा n है, इस बात का ध्यान रखना है। छोटा क्वेश्चन बन सकता है कैसे, यदि ऐसे बने, यदि n बराबर 4 हो, यदि n बराबर 4 हो तो बताओ कौन सी कक्षा होगी, उस कक्षा का नाम बताइए, उस कक्षा का नाम बताइए। तो आपको ध्यान रखना है, देखो छोटा n तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4 को यहाँ पे इसको प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पर देखो 4 के बाद यहाँ पे कौन सा है, 4 में कौन सा आएगा, 4 में आएगा आपका n आएगा, तो आपका बड़े वाला आपको n चिपकाना है। आई बात समझ में, या ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। देखो यदि कक्षा हमारी कौन सी है, कक्षा O कक्षा है, कौन सी आपकी O कक्षा है। ठीक है, तो बताइए n का मान कितना होगा, n का मान कितना होगा, तो आप बता सकते हैं n का मान कितना होगा। जब हमारी O कक्षा है तो O कक्षा कौन सी होगी, यहाँ पर लास्ट वाली कक्षा आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर n का मान कितना होगा बताओ, 5 होगा। ठीक है, इसके अलावा आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, देखो ध्यान से, कि यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन बनाए यहाँ पर K व M के मध्य, K व M के मध्य कौन सी कक्षा होगी, K व M के मध्य कौन सी कक्षा होगी, तो देखिए आप K व M के मध्य कौन सी कक्षा है हमारी, L कक्षा। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा बताओ,
L आएगा, यानी बीच में क्या आएगा यहाँ पर आपका L आएगा। ठीक है, इसी प्रकार और देखिए ये आपका L है। ठीक है, इसी प्रकार और देखो इतना तो आप भी अनुमान लगा लिया करो कि सर बोल क्या रहे हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखो। मैंने कल भी आपको बताया था कि जब बड़ी क्लासें बनती हैं या बनाई जाती है तो थोड़ा बहुत हिस्ट्री भी पढ़ाया जाता है, तो यहाँ पर लैंग्वेज कुछ परिवर्तन हो जाती है। तो आप समझने पे लैंग्वेज पे या कि सर बोल क्या रहे हैं इतना आप समझिए कि आप सर लिख क्या रहे हैं, इसका मतलब ना कि आप गलती कभी अशुद्धि हो जाती है। ठीक है, और देखो उसके बाद में और क्वेश्चन कैसे बनाए यहाँ पर ये पूछेगा यहाँ पर है 3 व 5 के मध्य 3 व 5 यदि n बराबर 3 या 5 हो, n का मान 3 और यहाँ पे कितना है 5 है, तो इनके मध्य कौन सी कक्षा होगी। तो पहले तो हमें n का मान देखना पड़ेगा कितना इनके मध्य 4 है, और कक्षा कौन सी रहेगी आपकी n हो जाएगी, बड़ी वाला n होगी आपकी कौन सी होगी आपकी n होगी। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को इसमें। ये था इसकी तीसरी बात थी। फिर वापस देखो रिपीट कर रहा हूं कि उसने कक्षाओं को जब n का मान यहाँ पे बताया उसने 1 2 3 4 बताया, तो 1 बराबर कौन सी कक्षा बताई इसने k, 2 बराबर आपकी l बताई, 3 बराबर m, यहाँ पे 4 आपकी n और आपका इस प्रकार कक्षाएं बताई। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को इसमें। अब देखो उसके बाद में वही सिस्टम है ना आपके जो स्कूल में होती है ना, अलग अलग क्लासें होती है आपकी, अलग अलग कक्षाएं होती हैं, वही सिस्टम है यहाँ पर कि जैसे आपकी कहते हैं जैसे अगर हम जैसे 9th क्लास से स्टार्ट करें, जैसे आपकी 9th क्लास है या आपकी 10th क्लास है, ये 11th क्लास है, आपकी कौन सी है 12th क्लास है। आई बात समझ, बस वही है। तो आगे पढ़ेंगे इसमें। और देखो यहाँ पर ऊर्जा वाला टॉपिक आ रहा है, वो देखिए ध्यान से। अब देखो उसके बाद में चौथी बात कौन सी आती है। चौथी बात है हमारी, वापस वही संरचना बना रहा हूं यहाँ पे, वही संरचना बना रहा हूं यहाँ पे। ये नाभिक है, बार बार इतना बना रहा हूँ कि आपको याद हो गया। ठीक है, ये नाभिक है, क्योंकि बार बार बनाने का हमारा मुख्य लक्ष्य है कि आपको याद हो जाएगी। ठीक है, और ये क्या बना दी मैंने बताओ कक्षाएं बना दी। क्या बना दी मैंने कक्षाएं बना दी। अब आपको रफ कॉपी लेनी है तो ये नाम लिखो कौन कौन सी कक्षा है। पहले कौन सी आएगी के, तो यहाँ पर आएगी आपकी ये नाभिक है, तो आपका ऐसे प्रोटॉन है, तो आपकी के एल एम और आपकी एन ये बना सकते हैं। अब देखो इसमें चौथी बात क्या निकालता है ये, चौथी बात देश का नौजवान ही निकाला है। देखो ध्यान से कि अगर हम ऊर्जा की बात करें, किसकी बात करें ऊर्जा की बात करें, कि सबसे कम ऊर्जा कौन सी कक्षा की होगी, सबसे कम ऊर्जा कौन सी कक्षा की होगी, ये बात आपको बतानी है। तो मैंने कहा कि जब ये 9th कक्षा है, ठीक है, ये आपकी 10th कक्षा है, मानने की बात करूंगा, ये 9th कक्षा है, ये 10th कक्षा है, ये 11th कक्षा है और आपकी कौन सी है 12th कक्षा है। ठीक है, तो बताओ किसकी ऊर्जा कम होगी, यानी किस क्लास को पास करने में आपको कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो आप कहेंगे 9th क्लास, तो सबसे ऊर्जा किसकी कम होगी के की कम होगी, उसके बाद में इसकी ज्यादा होगी, इसकी और भी ज्यादा होगी और इसकी और भी ज्यादा होगी। आई बात समझ में, कोई दिक्कत इस प्रकार। ठीक है, ये तो था यहाँ पर। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि नाभिक, या हम कह सकते हैं जैसे आपकी के और आपकी एल एम एन और आपकी यहाँ पर ओ, या एन बराबर यहाँ पर 1 2 3 और आपकी 4 या 5। ठीक है, तो यहाँ पर ये किस प्रकार है, ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम है, ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम है। कैसा क्रम है, ऊर्जा का बढ़ता क्रम। ठीक है, आपसे पूछे बताओ कौन सी ऊर्जा अधिक है, के की अधिक है या एम की अधिक है, तो आप कहेंगे सर के की कम और एम की क्या है अधिक है। इसी प्रकार हम बात करें एल और एम की बात करें, तो यहाँ पर कहेंगे सर इसकी ऊर्जा कम है, इसकी ऊर्जा क्या है ज्यादा है। देखो मतलब क्या इसका समझने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कम है और इस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ज्यादा है। ठीक है, तो जिसकी ऊर्जा कम होगी वो यहाँ पर सीधी सी बात है कि कम कक्षा में आएगा, यानी किस में आएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा। ठीक है, अब इसकी ऊर्जा से ज्यादा है तो इसमें आ जाएगा इलेक्ट्रॉन।
और वही तो है जैसे मान लीजिए आपके स्कूल में 2 विद्यार्थी एडमिशन लेने आते हैं, छोटे बच्चे 2 विद्यार्थी हैं जो 5वीं क्लास से नीचे हैं, ठीक है, वो एडमिशन लेने आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एडमिशन लेने आए तो उसका मतलब हुआ कि जैसे मान लीजिए 4th क्लास के हैं, या लगभग हम मान सकते हैं कि 6-7 साल के 2 विद्यार्थी आपके स्कूल में आते हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, पहले उन विद्यार्थियों की ऊर्जा की जांच करेंगे। क्या करेंगे, इनको क्या मान लिया, इलेक्ट्रॉन को विद्यार्थी मान लिया, क्या मान लिया, विद्यार्थी मान लिया। परमाणु क्या मान लिया मैंने, स्कूल मान लिया, क्या मान लिया मैंने, स्कूल लेवल। परमाणु क्या मान लिया मैंने, स्कूल मान लिया। और ये क्या है, हमारे 2 विद्यार्थी हैं, लेवल 2 क्या आ गया आपके विद्यार्थी हैं, ठीक है। और ये क्या है, यहाँ पर कक्षाएं हैं आपकी, जैसे आपकी पहली कक्षा है, दूसरी कक्षा है, तीसरी कक्षा है, चौथी कक्षा है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, दोनों की ऊर्जाओं की पता करते हैं, दोनों का कितना नॉलेज है, कितना नॉलेज है। अगर जिसको कम नॉलेज है उसको कम वाली कक्षा में बैठाया जाएगा, और जिसको अधिक नॉलेज है उसको अधिक वाली कक्षा में बैठाया जाएगा। आई बात समझ में? तो आपको यही ध्यान रखना है इस वाले बिंदु में आपको, कि सबसे कम ऊर्जा आपकी के कक्षा की होगी, उसके बाद में एल कक्षा की ज्यादा होती है, फिर इसकी ज्यादा होती है, फिर इसकी ज्यादा होती है, फिर इसकी ज्यादा होती है। अगर यहाँ पर एन के आधार पर देखें, छोटे वाले स्मॉल एन के आधार पर देखते हैं, 1 वाली कक्षा की ऊर्जा सबसे कम होती है, 2 वाली की इससे ज्यादा होती है, 3 वाली की और भी ज्यादा होती है, 4 वाली की और भी ज्यादा, 5 वाली की होती है और भी ज्यादा होती है, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, एम और एन में किसकी ऊर्जा ज्यादा है, एम और एन में किसकी ऊर्जा ज्यादा है। यह क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ पर, जब एन बराबर 3 और या कितने हो 4 मान लिया, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सी कक्षा आएगी बताओ, यहाँ पर इसमें 3 में आएगी आपकी एम आएगी, 4 में कौन सी आएगी आपकी, 4 में एन आएगी। तो बताओ किसकी ऊर्जा ज्यादा होगी, इसमें ऊर्जा इसकी ज्यादा है, जब किसकी क्या है, कम है। इस प्रकार छोटा क्वेश्चन इसमें बन सकता है। बोलो कितने में बता दी मैंने, 4। परमाणु के केंद्र में क्या होता है, नाभिक धनावेश भाग क्या होता है, प्रोटॉन होता है, शॉर्ट टर्म लिख रहा हूं यहाँ पे मैं। और यहाँ पर कोश कक्षाएं उप ऊर्जा स्तर कहां जाए, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, गति करते हैं, ठीक है। उसके बाद में क्या था उसमें, कि जहां पे n का मान क्या बताया उसने, 1 2 3 4 5 कक्षाओं का नाम क्या बताया इसने, k l m बताया, ठीक है। यहाँ पर लेवल क्रमानुसार k l m n o, ठीक है। और उसके बाद में ऊर्जा की बात करें, सबसे ऊर्जा इसकी कम होती है, फिर आपका क्रमानुसार ये क्रम का कितनी बातें हो गई, 4 बात। अब देखो उसके बाद में 5वीं बात देखिए हम, 5वीं बात है भाई, रदरफोर्ड और मैक्सवेल की कमी को यहाँ पे स्पष्ट करेगा। 5वीं बात में रदरफोर्ड और जो मैक्सवेल की कमी थी, या मैक्सवेल की जो कमी थी, दूसरी कमी कौन सी थी मैक्सवेल की, मैक्सवेल को ये जानकारी नहीं थी, अगर यहाँ पर आपको मैक्सवेल को इलेक्ट्रॉन दिया जाए, या मैक्सवेल को कहिए कि आपके स्कूल में कोई विद्यार्थी आ गया, तो आप उस विद्यार्थी को कौन सी कक्षा में बैठाएंगे, ये मैक्सवेल के सामने समस्या थी। आई बात समझ में? ये किसकी कमी थी, मैक्सवेल की कमी थी, ठीक है। इनको मिटा दें, अलग लिख दें, यहाँ पर मिटा रहा हूँ, ठीक है, फिर वापस रिपीट कर देंगे, ठीक है, जैसे क्या मिटा रहा हूँ, ठीक है। अब देखो ध्यान से, 4 बातें बता दी मैंने भाई, कितनी बता दी, 4। 5वीं बात मोस्ट है, इसको आप पहले कमर्शियल कड़ी से भी लेटे हुए से किसी को नहीं पढ़ना है, लेटे पढ़ेंगे तो आपका कुछ इंप्रूव नहीं होगा, ठीक है। आराम से इन जो आप पद्मासन बैठते हैं इस प्रकार बैठिए, आपके पास अगर ईयरफोन है तो वो लगाइए, ठीक है, या आपके पास जो भी है आपके सुनने का सुन, तो वो लगा के आराम से बैठिए, और साथ में कॉपी पेन साथ रखिए, ठीक है। 5वीं बात कुछ करो भाई, देखो ध्यान से, 5वीं बात लेवल 5 नंबर आ गया आपकी। अब देखो ध्यान से, आपने पढ़ा होगा एक संवेग पढ़ा होगा 9th क्लास में, संवेग क्या पढ़ा होगा, संवेग। अभी मेरे को नहीं पता कि आप 9th पढ़ी नहीं पढ़ी, परंतु 9th में था संवेग, ठीक है। किसकी बात करते हैं, आपका संवेग। इस बात को समझने के लिए कुछ रामायण समझनी पड़ेगी, नहीं डायरेक्ट से बता देंगे कि आपका एमवीआर बराबर क्या होता है, n/2 होता है, तो हम ये आपकी समझ में आएगा, आउट ऑफ क्या रहेगा, रेंज रहेगा। एक तो संवेग समझिए, आपका एक समझिए कोणीय संवेग। अब किसी विद्यार्थी को याद है तो बता सकते हैं कि संवेग क्या होता है, आपका कोणीय संवेग क्या होता है। एक लगभग 30 सेकंड का समय दे रहा हूं आपको, बताओ 30 से
संवेग और कोणीय संवेग क्या होता है? ठीक है, टाइम आउट हो गया आपका। आउट तो क्या हो गया, जो भी आपने क्रियाकलाप कर लिया होगा। ठीक है, देखो ध्यान से आप जैसे मान लीजिए कोई नौजवान है, कोई नौजवान ऐसे चल रहा है। ठीक है, एक तो चलने का तरीका ये, ठीक है, और एक नौजवान का चलने का तरीका है बस अपने स्थान पे से घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है। आया समझ? ऐसे घूम रहा है। मैंने दो तरीके बता दिए। एक तो नौजवान कैसे है, यहाँ पर ऐसे चल रहा है, ठीक है, और एक वाला तरीका है वो यहाँ पर पूर्ण स्पष्ट निवेश से होगा। देखो एक तो ऐसे जा रहा है, भाग गया, और एक कैसे जा रहा है, जैसे मान लीजिए ये था, ये ऐसे चल भी रहा है, ऐसे चल भी रहा है, साथ में से घूम भी रहा है, ऐसे मान लीजिए आप। परंतु यहाँ पर क्या मानेंगे, केवल हम यहाँ पर ये मान लीजिए अपनी जगह घूम रहा है, यानी गुणन गति कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? गुणन गति कर रहा है। आई बात समझ में? क्या कर रहा है? गुणन गति कर रहा है, परंतु यहाँ पे समय भी मानना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो तीन गति बताऊंगा आपको, देखो ध्यान से समझिए वापस। एक गति तो आपका केवल इस प्रकार गति कर रहा है, ठीक है। एक गति कौन सी कर रहा है आपकी? एक गति कर रहा है आपकी अपने स्थान पे गति कर रहे हैं, दो गति होगी, ठीक है। एक गति कौन सी करेगा? एक गति देखिए इधर यहाँ पे घूम भी रहा है परंतु साथ में चल भी रहा है, घूम भी रहा है प्लस में साथ में चल भी रहा है। तो इलेक्ट्रॉन की ये गति पाई जाती है, तीसरी वाली गति। इलेक्ट्रॉन की ये वाली गति पाई जाती है, देश के नौजवान तीसरी वाली गति। इलेक्ट्रॉन चल भी रहा है और अपने स्थान पे घूम भी रहा है, ठीक है। तो देखो ध्यान से, इसमें अगर कोई व्यक्ति सीधा जा रहा है, सीधा दौड़ रहा है, तो उस समय तो क्या होगा, केवल उसका mv यानी उसका केवल क्या होगा? संवेग होगा। क्या होगा? संवेग होगा। अगर कोई व्यक्ति से वर्ताकार घूम रहा है, ऐसे कोई वर्ताकार घूम रहा है, तो उस समय संवेग होगा आपका mvr। क्या होगा आपका? mvr। r कब लगेगा? जब वो राउंड करेगा। क्या करेगा? अपने स्थान पे क्या करेगा? राउंड करेगा। उस समय तक रहेगा आपका कोणीय संवेग आएगा, और केवल राउंड नहीं करेगा उसमें क्या आएगा? आपका mv आएगा। तो हमें केवल इसको समझना है। आई बात समझ में? अगर कोई व्यक्ति सीधा चल रहा है तो इसका मतलब क्या होगा? mv आएगा। पंखा चलता है तो mvr आएगा उसका, ठीक है। उसका क्या निकालते हैं? कोणीय संवेग निकालते हैं। अब देखो m तो क्या है यहाँ पर, ये किसकी बात करें? इलेक्ट्रॉन की बात करें। किसकी बात करते हैं? इलेक्ट्रॉन की बात करूं। ये दोनों इलेक्ट्रॉन को समझते हैं, यहाँ पे इस बात को समझना है। m तो क्या है यहाँ पे? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, क्या है? और ये रहेगा आपका द्रव्यमान, ठीक है। और यहाँ पर v क्या है? इलेक्ट्रॉन का वेग, ठीक है। और r क्या है यहाँ पर? त्रिज्या, क्या है? कक्षा की त्रिज्या। कक्षा की त्रिज्या क्या रहेगी इसमें? कक्षा की त्रिज्या, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को इसमें? कोणीय संवेग कब निकालेंगे? जब कोई वस्तु अपने ही स्थान पे से घूम रही है, ऐसे घूम रही तो क्या आएगा उसमें? उसका कोणीय संवेग आएगा, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो इलेक्ट्रॉन इस प्रकार क्या करता है? कोणीय संवेग करता है। अब देखो उसके बाद इसकी जानकारी इस नील्स बोर को थी। किसको थी? इस नील्स बोर को इस इलेक्ट्रॉन की कोणीय संवेग की जानकारी थी। उसने उसके बाद में क्या कहा कि कोणीय संवेग इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग बराबर होता है। क्या होता है? बराबर होता है nh/2π। इसके बराबर होता है इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग nh/2π के बराबर होता है, ठीक है। या ऐसे लिख सकते हैं इसको mvr बराबर आपका nh/2π, ठीक है। m का मान फिर देखिए, यहाँ पे m का मान क्या है? तो यहाँ पर रहेगा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, तो यहाँ पर रहेगा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, ठीक है। v क्या रहेगा आपका? इलेक्ट्रॉन का वेग, यहाँ पे आएगा। r क्या है यहाँ पर बताओ? r भी देखिए यहाँ पर है, यहाँ पे कक्षा की त्रिज्या। और भाई जब यहाँ पर देखो इधर लगे, ये बना लो आप, देखिए यहाँ पर ये कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन, ये मैंने इलेक्ट्रॉन छाप दिया यहाँ पर। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इस इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना है? इस इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना है? उसके बाद इलेक्ट्रॉन का वेग, इलेक्ट्रॉन कितने वेग से घूम रहा है?
कितने वेग से घूम रहा है, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा, कक्षा, कौन सी कक्षा है, इस कक्षा की यहां से त्रिज्या कितनी है, इसकी यहां से क्या है त्रिज्या कितनी है, ठीक है। उसके बाद देखिए n बराबर है 1 2 3 4 और ये 5 जो पहले पढ़ा था हमने, ठीक है। यहां पर हम कह सकते हैं कि k l m n आपका o, आई बात समझ में। उसके बाद में h है, देखो यहाँ पर h क्या है, h एक है आपका प्लांक स्थिरांक, क्या है आपका प्लांक स्थिरांक, ठीक है। इसका मतलब समझिए क्या होता है, स्थिरांक वे राशियां होती है जिनके मान क्या होते हैं, हमेशा स्थिर होते हैं, कभी भी नहीं बदलते हैं। जैसे आप कभी कहीं कोचिंग संस्थान से या नोट्स लेके आते हैं, ठीक है, आपने नोट्स खरीदा होगा, तो उस नोट्स में क्या करते हैं कुछ नौजवान या नोट्स वाले कोचिंग वाले क्या करते हैं, अपना नाम डालते हैं या जो भी है उसके बीच में डालते हैं कहीं पर, आई बात समझ में। तो यहाँ पर ये h एक स्थिरांक है, स्थिरांक का मतलब है इसका मान हमेशा क्या होता है, निश्चित होता है, क्या होता है, निश्चित होता है। जैसे माना कि वैसे तो अलग होता है, अच्छा क्या कुछ ऐसे आसपास होता है, आपको नहीं देखना है। जैसे मान इसका मान 1 है, कितना मान लिया मैंने, 1 मान लिया, तो यहाँ पर क्या होगा, पूरी राशि में इसका मान 1 ही मानना पड़ेगा, यानी 1 ही होता है। हमेशा स्थिरांक का मान होता है वे राशि जिनके मान क्या होते हैं, स्थिर होते हैं, इनको हम बदल नहीं सकते। कोई हमारा हाथ का काम नहीं है कि यहाँ पर 2 रख लिया, यहाँ पे 3 रख लिया, कोई मानने का काम नहीं, इसका बिल्कुल मान क्या होता है, स्थिर होता है। प्लांक एक वैज्ञानिक का नाम था, प्लांक क्या था, एक वैज्ञानिक का नाम था। तो मैंने बताया कि कोचिंग वाले क्या करते हैं, अपने इस नोट्स होते हैं उसमें अपना नाम डालते हैं। तो इसी प्रकार इसने प्लांक ने एस का मान निकाला था, इसलिए इसने क्या कर दिया, इसको कहते हैं प्लांक स्थिरांक कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसको आपकी मान की जानकारी करने की आवश्यकता नहीं है, आपको केवल याद रखना है एच क्या है, ठीक है। आगे उसके बाद में यहाँ पर आप जानते हैं पाई बराबर क्या होता है, पाई का मान कितना होगा 3.14, यह होता है आपका 22/7, यहाँ बचते जानते हैं, ठीक है। ये थी इसकी रामायण थी, समझ में आ गया आपको। इस तरह से कोण इसमें एक एंगुलर है nh/2 है, ये आपको रामायण समझ। अब देखते हैं क्या होता है। अब जो हमने रामायण पढ़ी है, इस रामायण से हमें एक बात कौन सी नजर आ रही है, हमें सर एक बात नजर आ रही है, हमें सर यहाँ पे n का मान दिख रहा है, n का मान दिख रहा है, यहाँ पे n का मान 1 2 3 4 5। अगर यहाँ पे वो बना के देखिए थोड़ा बहुत लगेंगे, इसको बनाओ यहाँ पे थोड़ा बहुत जोड़ देखिए हम, यह आपका नाभिक है 1 2 3, ठीक है। और क्या मान लिया, प्रोटॉन यहाँ पे नाभिक रहेगा, ये कौन सी कहलाएगी, K L और आपकी M। देखो n का मान यहाँ पे क्या है 1 2 3 4, K L M आपका, ठीक है। अब ये कह रहा है इस नील्स बोर को क्या जानकारी थी, कोणीय समय की जानकारी थी, इसकी जानकारी थी कोणीय समय की जानकारी थी। अब माना कि यहाँ पे हम मान लेते हैं समझने के लिए, माना कि समझना ध्यान से MVR बराबर है, MVR बराबर कितना मान लेता हूं मैं, 10 मान लिया, कितना मान लिया मैंने, 10 मान लिया, ठीक है। उसके बाद में लिखूंगा मैं 10 बराबर है, क्या लिखूंगा बताऊं, MVR का मान लिख दिया मैंने 10, ठीक है। क्या लिखूंगा बताऊं, NH/2π, क्या लिखूंगा आपका 2π लिखूंगा। अब देखिए इस h का मान भी क्या है, स्थिर है, यानी ये भी क्या है, इसका मान भी क्या है आपका स्थिर है, और पाई का मान भी क्या है बताओ, स्थिर है, कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो अब बताओ ये जो राशि किस पे निर्भर कर रही है, n के मान पे। n का मान कितना हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, आई बात समझ में। तो अब हमें क्या करना है कि n का मान कितना रखूं, n का मान इनमें से कितना रखूं कि यहाँ पे कितना आ जाए, 10 आ जाए, आई बात समझ में, कि n का मान यहाँ पे कितना रखूं कि यहाँ पे 10 आ जाए। अब देखो इसमें यदि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का कोणीय समय कितना है बताओ, 10 है, ठीक है। और यहाँ पर अगर n का मान कितना रखता हूँ, 1 रखता हूँ, अगर n का मान 1 रखता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे कितना प्राप्त होता है हमें, 10 प्राप्त होता है। तो इसका मतलब है वो इलेक्ट्रॉन कौन सी कक्षा में आएगा बताओ, n बराबर 1, तो कौन सी कक्षा में आएगा आपका, K वाली कक्षा में आएगा, ठीक है। या ऐसे सोचिए हम जब n का मान कितना रखा, 2 रखा, मैं माना कर रहा हूं यहाँ पे, तो मैं नहीं कर रहा, इसलिए बता रहा हूं आपको कि माना मैंने कितने किया, n का मान 2 रखा।
जब जैसे ही मैंने n का मान 2 रखा, ठीक है, तो n का मान 2 रखने पर यहाँ पे कितना होता है, अगर 10 प्राप्त होता है, कितना प्राप्त होता है, 10 प्राप्त होता है, तो यहाँ पे कौन सी कक्षा आएगी, n बराबर कितना है, तो 2, 2 में कौन सी कक्षा है, l, तो यहाँ पे कौन सी कक्षा आएगी, l कक्षा में हमारा इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। आई बात समझ में? कोई दिक्कत किसी को इसमें, कोई समस्या? इसी प्रकार यदि n का मान कितना रखूं, यहाँ पे मैंने 3 रख दिया, n बराबर कितना रख दिया मैंने, 3, यदि n का मान 3 रखने में इसका मान 10 प्राप्त हो रहा है, कितना प्राप्त हो रहा है, 10 प्राप्त हो रहा है, तो कौन सी कक्षा आएगी, तो आपकी m कक्षा आएगी। ठीक है, तो इस प्रकार इस नील्स बोर ने बताया कि हम बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन कौन सी कक्षा में आएगा, इलेक्ट्रॉन कौन सी कक्षा में आएगा। ये मान 10 नहीं है, ये तो मैंने समझाने के लिए बताया मैंने आपको, ये तो समझाने के लिए बता रहा हूं, वैसे कोई आपका वास्तविक मान नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को इसमें, कोई समस्या? ठीक है, तो फिर लास्ट एक और समझ लीजिए इसको, इस बात को एक रिपीट करूं वापस। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछता हूं छोटा सा, देखिए, जैसे अगर जैसे मैं आपसे क्वेश्चन जो क्वेश्चन बनाए आप करें, जैसे मान लीजिए एम वी आर बराबर कितना है, एम वी आर बराबर है, मान लीजिए कितना है, 15 रख दिया, कितना रख दिया, 15। ठीक है, एम वी आर बराबर 15 है। ठीक है, और यहाँ पर अगर 15 आ रहे हैं, थोड़ा उसको बना के देखें, तो n का मान देखो यहाँ पर आएगा आपका 15, और यहाँ पर आएगा h का मान नीचे आएगा 2 पाई आएगा। ये इम्पॉसिबल है, ऐसे तो आपको बनेगा नहीं, क्योंकि देखो बहुत लंबी गणनाएं होती है, क्योंकि जैसे 6.0 इस प्रकार के होता है, 0.10⁻⁻19 पे क्या होता है, इस इलेक्ट्रॉन का मान होता है, तो आपके लिए बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। ठीक है, आप यहाँ तक ध्यान रखिए, हाँ समझने के लिए और समझिए आप। इसे एम वी आर बराबर कितने दिया, 15 रख दिया, कितने दिया, 15, और यहाँ पे रहेगा 15 बराबर कितना आएगा, एन एच अपॉन के रख दिया मैंने 2 पाई रख दिया। ठीक है, अब मैंने क्या किया कि पहले n का मान मैंने कितना रखा, 1 रखा, कितना रखा, 1 रखा, तो मेरे पास यहाँ पे 15 नहीं है, कितने नहीं है यहाँ पे लिखा, जैसे मैंने आपका n का मान 1 दिया, h अपॉन के आएगा आपका 2 पाई, और हमें कितने प्राप्त करना है, 15, तो 15 नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार मैंने n का मान कितना रखा, मैंने 2 रखा, तो यहाँ पर आएगा 2h अपॉन यहाँ पर क्या आएगा आपका 2 पाई, और यहाँ पर फिर भी 15 नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे देगा आपको 15। ठीक है, इसी प्रकार जब n का मान मैं 3 रखता हूँ, n का मान जैसे ही मैंने 3 रखा, 3h अपॉन 2 पाई, और यहाँ पर आएगा आपका कितना आएगा बताओ, यहाँ पे 15 आ रहा है, तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन कौन सी कक्षा में आएगा बताओ, तीसरी कक्षा में। ठीक है, कोई समस्या? तो इसका लास्ट यहाँ पे रिवीजन करें इस बात को कि नील्स बोर ने बताया कि इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग, इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग NH अपॉन 2 पाई की क्या होता है, बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग किसके बराबर होता है, NH अपॉन 2 पाई के बराबर होता है। ये बात उसने बताई, और ये किसकी कमी थी, ये मैक्सवेल की कमी थी। मैक्सवेल को जानकारी नहीं थी कि इलेक्ट्रॉन कौन सी कक्षा में बने, तो इस रदर को आपका नील्स बोर ने इस प्रकार बताया, कोणीय संवेग के आधार पर बता सकता है कि ये इलेक्ट्रॉन कौन सी कक्षा में आएगा, ये इलेक्ट्रॉन कौन सी कक्षा में आएगा। ठीक है, अब देखो उसके बाद में कितनी बात होगी, 5 बात होगी। अब है दो सिंपल बातें, दो सिंपल बातें हैं भाई। ठीक है, 5वीं बात देखिए हम, सॉरी 6वीं बात देखिए हम। इसका मतलब है मैक्सवेल ने एक बात बोला है, मैक्सवेल बोला है कि जब इलेक्ट्रॉन जब गति करता है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, गति करता है, तो उसकी ऊर्जा में क्या होता है, परिवर्तन या कमी होती है, क्या होती है, कमी होती है। ठीक है, परंतु नील्स बोर ने कहा कि यदि इलेक्ट्रॉन एक निश्चित कक्षा में गति करता है, कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षा में गति करता है तो उसकी ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आई बात समझ में, इसकी ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये बात किसने कही, नील्स बोर ने कही। यदि इलेक्ट्रॉन एक निश्चित कक्षा में गति करता है तो
गति करता है तो इसकी ऊर्जा में उसकी ऊर्जा में सर्वनाम का विषय ध्यान रखना, जो भी गलती हो सकती है, ठीक है। उसकी ऊर्जा में कोई कमी नहीं होगी या कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। आई बात समझ में? कौन सी बात है इसने? ये आपकी छठी बात है इसमें, ठीक है। अब देखो उसके बाद में लास्ट बात कौन सी आती है हमारी? सातवीं बात। सातवीं बात कौन सी है? वही कमी है मैक्सवेल की। मैक्सवेल के सामने कहा गया कि जब यहाँ पर परमाणु के अंदर यहाँ पर हम किरणें डालते हैं तो क्या बनाता? कल हमारी पिछली कक्षा में एक स्पेक्ट्रम बनाता। क्या बनाता? स्पेक्ट्रम बनाता। तो उससे पूछा कि स्पेक्ट्रम क्यों बन रहा है? मैक्सवेल से पूछा गया कि स्पेक्ट्रम क्यों बन रहा है, तो हाथ ऊपर कर लेता है, कहने पर कुछ नहीं बोलता है। अब कुछ नहीं बोलता इसका मतलब आ नहीं रहा, ठीक है। तो इस नील्स बोर ने क्या कहा? नील्स बोर ने कहा कि जब, देखो ध्यान से, ये आपका नाभिक है और यहाँ पर आपका क्या है? ये आपकी कौन सी कक्षा है? के और आपकी एल। और एक कक्षा और बनाने, यहाँ पर एक कक्षा और बनाने में ये बना लो, के एल और आपका एम बना लो। देखिए जरा, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है और जब ये इलेक्ट्रॉन ऊपर वाली कक्षा में जाता है, ऊपर वाली कक्षा में जाता है, इस कक्षा में जाएगा, ऐसे बताओ रहा आप, जब आप 9th क्लास से, 9th या 10th क्लास से जब 11th क्लास में जाते हैं, या जाने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, यानी आपको ऊर्जा की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है? ऊर्जा की आवश्यकता है। तो यहाँ पे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन को ऊपर वाली यहाँ पर कक्षा में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऊर्जा का अवशोषण करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ऊर्जा का अवशोषण करना पड़ेगा, ठीक है। अब ऐसे बताओ, क्या आप 9th के विद्यार्थियों से 9th के विद्यार्थियों को पढ़ा सकते हैं या उनको कुछ बता सकते हैं जब उनका लेवल आपसे ऊपर है? तो आप कहेंगे हाँ। आप 9th वाले को अपने से क्या मानते हैं? कमजोर मानते हैं, क्योंकि आपने 9th पढ़ लिए। तो अगर आप इस 10th क्लास से अगर 9th क्लास में जाते हैं तो आपको अपनी ऊर्जा कम करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? ऊर्जा कम करनी पड़ेगी। कहने का मतलब ऊर्जा का उत्सर्जन, क्या करना पड़ेगा? उत्सर्जन करना पड़ेगा, ऊर्जा बाहर निकालनी पड़ेगी। इसमें तो ऊर्जा लेनी पड़ेगी और इसमें क्या पड़ेगी? इसको देना है या देनी है, ठीक है। इसमें लेनी है, इसमें क्या करनी है? आपकी देनी। ऐसे बताओ, अगर आपको 10th क्लास में रहना है, 10th क्लास में रहना है, तो क्या आपको ऊर्जा में परिवर्तन करना पड़ेगा? आपको पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। अगर आपको केवल इसी कक्षा में रहना है, इसी कक्षा में रहना है, तो आपको कोई जोड़ लगाने की आवश्यकता नहीं है। ना तो आपको जोड़ लगाना है और ना ही आपका जो अपना जोर है, अपनी ताकत है, शक्ति, उसको नहीं निकालना है। तो आप कौन सी कक्षा में रहेंगे? आप उस 10th क्लास में रहेंगे। तो यही इलेक्ट्रॉन वाला सिस्टम है। अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर वाली कक्षा में जाता है तो उसे ऊर्जा का अवशोषण करना पड़ेगा, और नीचे वाली कक्षा में जाता है तो उसे ऊर्जा बाहर निकालनी पड़ेगी, ठीक है। आई बात समझ में? तो यहाँ पर इस ऊर्जा के अवशोषण और उत्सर्जन, इस ऊर्जा के अवशोषण और उत्सर्जन के कारण ही क्या होता है? आपका स्पेक्ट्रम बनता है। क्या बनता है? स्पेक्ट्रम बनता है। किसने कहा? रदरफोर्ड ने कहा। आई बात समझ में? कोई दिक्कत किसी को इसमें? इसमें क्या लिखेंगे लास्ट बिंदु में? इसमें लिखेंगे कि जब परमाणु, जब इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा स्तर में जाता है तो उसे ऊर्जा का अवशोषण करना पड़ेगा, और जब नीचे वाली कक्षा में जाएगा तो उसे ऊर्जा बाहर निकालनी पड़ेगी, ठीक है। और इस ऊर्जा के अवशोषण और उत्सर्जन के कारण क्या होता है? आपका स्पेक्ट्रम बनता है। क्या बनता है? आपका स्पेक्ट्रम बनता है। आई बात समझ में? ठीक है। ये थी इसकी परमाणु की यहाँ पे 7 बातें। इसको आप किस प्रकार लिखेंगे? यहाँ पर लिख दिया, यहाँ इसमें क्या हो रहा है? ऊपर में जाएगा तो इसमें ऊर्जा का अवशोषण करना पड़ेगा और नीचे में ऊर्जा बाहर निकालनी पड़ेगी, ठीक है। ये थी इसकी 7 बातें। इसमें अगर किसी को समस्या है तो आप तुरंत कमेंट कीजिए, हम आपको फिर वापस से बताएंगे, ठीक है। आप फिर वापस रिपीट कर लेते हैं बातों को। देखिए यहाँ पे तो सबसे ध्यान से बैठिए, कमर सीधी करके सुनिए आप। सबसे पहले क्या पढ़ा कि परमाणु के अंदर, परमाणु के बीच में क्या होता है? नाभिक होता है। इस नाभिक के अंदर धनावेशित भाग क्या होता है? आपका प्रोटॉन होता है। दूसरी बात क्या बताई उसने?
दूसरी बात ये बताई कि यहाँ पर नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वर्ताकार रूप से गति करते हैं। इन वर्ताकार कक्षाओं को कोष, इन वर्ताकार स्थान को मैंने क्या कहा था, कोष ऊर्जा स्तर का, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर तीसरी बात कीजिए यहाँ पे कि इन कक्षाओं को n से प्रतिशत के सॉरी 1 2 3 4 एक का मतलब हमने क्या लिखा था के L इस प्रकार में किया गया था, प्रतिशत किया था, ठीक है। चौथी बात क्या लिखी हमने, चौथी बात बताई थी, अगर यहाँ पर चौथी बात है कि यहाँ पर जो नाभिक के पास होगा या यहाँ जो के वाला होगा, के की ऊर्जा सबसे कम होगी। यदि n का मान जितना कम होगा उसकी ऊर्जा क्या होगी, उतनी कम होगी। अगली बात कौन सी बताई थी, इलेक्ट्रॉन का जो कोणीय संवेग है वो mvr बराबर nh के nh कोण 2 पाई क्या होता है, बराबर होता है। इससे हम पता कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन को कौन सी कक्षा में भरना पड़ेगा। अगली बात कौन सी थी यहाँ पर, अगली बात हमारी ये थी देश के नौजवानों कि अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अगर एक ही कक्षा में गति कर रहा है तो उसकी ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर आपको 10th क्लास में रहना है तो कहने का मतलब आप क्या होंगे, आपकी ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, आप 10th क्लास में ही रहेंगे, ठीक है। अब लास्ट वाली बात कौन सी थी कि अगर परमाणु को इलेक्ट्रॉन को ऊपर वाली कक्षा में भेजना है तो उसकी ऊर्जा का अवशोषण करना पड़ेगा, ठीक है, और नीचे वाली कक्षा में भेजना है तो उसकी ऊर्जा बाहर निकालनी पड़ेगी। इस ऊर्जा के निकलने और आने से क्या होता है, आपका स्पेक्ट्रम बनता है, ठीक है। और कोई दिक्कत किसी को इसमें। अब जो आगे इसकी कमियां हैं, इसमें भी कुछ कमियां रह गई थी, उन कमियों का अध्ययन करके हम आगे वाली कक्षा में करेंगे, ठीक है।